ચેનલ ઓફ વડોદરા। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યકાળને સફળતાપૂર્વક 9 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, ત્યારે તેમની સિદ્ધિઓને વાગોળવા માટે ભાજપ દ્વારા વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના મંત્રી ચંદ્રકાંત પાટીલ વડોદરાની મુલાકાતે આવ્યા હતા। 16 મે 2014ના રોજ લોકસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપને દેશભરમાંથી સ્પષ્ટ બહુમતી મળી હતી, જે બાદ 2019માં ભાજપે 2014 કરતાં પણ વધુ બેઠકો મેળવી હતી। ભાજપે સત્તા મેળવ્યાને 9 વર્ષ તાજેતરમાં પૂરા થયા છે, ત્યારે દેશભરમાં લોકસભા વિસ્તાર અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ભાજપ શાસનમાં થયેલા કામો લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાઈ રહ્યા છે, જેના ભાગરૂપે મહારાષ્ટ્ર સરકારના સિનિયર નેતા અને મંત્રી ચંદ્રકાંત પાટીલ વડોદરાની મુલાકાતે આવ્યા હતા, જ્યાં ભાજપના નેતાઓ દ્વારા તેઓનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। अभी जो योजना चल रही है उसके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय जी और माननीय सांसद महोदया ने विस्तार से बताया कि माननीय मोदी जी के पंतप्रधान पद को 9 साल पूरे हुए, तो इस 9 साल में जो उपलब्धियां है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए एक प्रवास की योजना बनी है। उस योजना के तहत मैं यहाँ आया हूँ, इसका विस्तार से उन्होंने बताया ही है। मुझे खुशी है कि बड़ौदा शहर की मैं यदि यह कहूँ कि हर गली को मैं जानता हूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 82 टू 95 13 साल हर 4 महीने में एक बार बड़ौदा में आता रहा। मैं विद्यार्थी परिषद का क्षेत्रीय संगठन मंत्री रहा, बाद में आखिरी के दिनों में विद्यार्थी परिषद का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बना। तो कई उस ज़माने के विद्यार्थी ऐसे हैं जो आज समाज के विविध क्षेत्रों में बड़े हुए हैं, तो उस समय साथ में उनके मैंने काम करने का मौका मुझे मिला। तो काफ़ी दिनों के बाद यहाँ आया हूँ, तो मैं बहुत आनंद महसूस करता हूँ। नहीं, हर मोदी जी ने 2 बातें कही है शिक्षा क्षेत्र के बारे में। एक तो शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र में पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के सारे किताबें हमने मराठी में कर दी। अभी आईआईटी को काम देकर आर्ट्स साइंस कॉमर्स के सारे किताबें मराठी में कर दी। तो ये अगर मोदी जी का दूसरा आग्रह मोदी जी का यह है कि अपनी परंपरा को मालूमात होने के लिए, अपने पूर्वजों की जानकारी होने के लिए शिक्षा में आप इनफॉर्मल एजुकेशन से लो, आपके माता जी आपको कहानियाँ क्यों नहीं बताती, ऐसा नहीं कर सकते। फॉर्मल एजुकेशन में वो लाना पड़ेगा। तो हमने छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटिल, सावित्रीबाई फुले, जिनके कारण महिलाएं पढ़ी, महर्षि धोंडो कर्वे, ऐसे सारे लोगों के, और यह मोदी जी ने लाए हुए नई शिक्षा नीति का वैशिष्ट्य है, उन्होंने हर चीज़ को ऑप्शन रखा कि भाई आपको एक 100 मार्क्स का किसी एक थोर पुरुष का मनन करना ही है, तो आप तय करिए कि आपको अहिल्याबाई होळकर को करना है, छत्रपति शिवाजी महाराज को करना है। तो ये गुजरात में भी होगा। ये थोड़ा हमारे यहाँ थोड़ा लेट हुआ, इसके कारण बीच में जो गवर्नमेंट थी 33 महीना, उन्होंने नए शैक्षणिक धोरणों का न भी नहीं उच्चारा, क्योंकि एक बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ एक मुंह जो चल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी, हम नहीं मानेंगे। मैं योजनाएं क्या क्या मोदी जी ने बनाई और यशस्वी की, इसके आंकड़ों में तो जाऊंगा, लेकिन उसके बजाय मैं कुल मिलाकर जीवन के विविध क्षेत्रों में बेसिक परिवर्तन उन्होंने क्या लाया वो आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। मुझे ये मालूम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना कम और आपके प्रश्न सुनना ज़्यादा, ऐसा होता है। फिर भी मुझे थोड़ी तो जिसको कहेंगे कि शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे महत्व की बात, 2014 को हम यदि याद करते हैं तो लोगों के मन में एक भावना निर्माण हुई थी, जिसमें 2004 से 14 का एक ऐसा सरकार बना था जिसमें अलग अलग प्रकार के घोटाले हर रोज पढ़कर सुनकर लोग हैरान हो गए थे। लोगों का लोकशाही डेमोक्रेसी पर से विश्वास उड़ गया था, और वोटिंग परसेंटेज ऐसे ऐसे हर चुनाव में है। तो व्यापारी बैंक के माध्यम से ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे? 48 करोड़ 27 लाख ये अब तक जनधन के
खाते खुले, जिस जनधन के खाते पर जीरो बैलेंस, यह कंडीशन है, जीरो बैलेंस है, बैलेंस नहीं रखा तो भी चलेगा, इससे सामान्य व्यक्ति अपना अकाउंट ओपन कर पाया। और शुरू हुआ, हर सब्सिडी को हम डीबीटी करेंगे, अकाउंट में डालेंगे। 9 साल में 25 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ इतनी अमाउंट लोगों के अकाउंट पर अलग अलग प्रकार के योजना के तहत गई। योजना में बताना है, जिसकी अमाउंट गई तो कोई महिला गर्भवती होती है तो मातृवंदना नाम से उसके अकाउंट पर 6,000 रुपये जाना। हर विषय में लॉजिक कि ये हमारी गरीब बहन जब गर्भवती होती है तो आखिरी के दिन तक उसको काम करना पड़ता है, क्योंकि वो काम नहीं करेगी तो घर नहीं चलेगा। तो उसको एक 6,000 रुपये दिए जाए ताकि 2-3 महीने वो थोड़ा आराम करे, कुछ अच्छी दवाई ले, कुछ कच्चा खाना खाए। तो ये 6,000 रुपये पहले कैसे देते थे? तो वो कैश से देते थे। बार बार उस सरकारी ऑफिस का अधिकारी उसको चक्कर लगाना पड़ता था, फिर उसमें से वो 100 रुपया 200 रुपया निकालता था। अभी निकालने का विषय नहीं, 6,000 रुपये के लिए आप एलिजिबल है, आपके अकाउंट में सीधा जाएगा। तो ऐसे मातृवंदना जैसे काफ़ी, जैसे अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी हमने निर्णय किया कि हम 6,000 देंगे। तो महाराष्ट्र में है अकाउंट 1,15,00,000, जिसमें मोदी जी के 6,000 जाएंगे, महाराष्ट्र शासन के 6,000 जाएंगे, 12,000 रुपये जाएंगे। मैं एक छोटे गांव से आता हूँ, 2200 लोक संख्या है हमारे गांव की। तो ये जब हमको 12,000 रुपया साल में मिलेंगे तो हमारे खेती में जो मिनिमम एक्सपेंडिचर होते हैं, बीज लेना है या फर्टिलाइजर देना है, उसके लिए साहूकार के पास कर्जे के लिए जाने की आवश्यकता नहीं। विषय चला है डिजिटल का, 6,000 रुपया प्रति साल सीधा उसके अकाउंट में जाना शुरू हुआ। एक बार 9 करोड़ लोगों का 18,000 कोटी, तो कुल मिलाकर अलग अलग योजना के कितने गए? तो 25 लाख करोड़ रुपए अकाउंट पर गए। तो इस प्रकार के इस देश का एक नक्शा बदलने का प्रयत्न, इस देश की आदत बदलने का प्रयत्न, इस देश के बारे में दुनिया में जो इमेज बनी थी, ये पढ़े लिखे नहीं है, इनको बैंकिंग आता नहीं है, ये अभी भी नोट लेकर घूमते हैं, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन अपनी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश, सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने वाला देश, इस प्रकार की अपनी इमेज बनी। नई शिक्षा नीति ये बड़ा एक उदाहरण है कि जिसको बताकर मैं फिर आपको प्रश्नों के लिए छोड़ता हूँ कि इस देश में, मैं विद्यार्थी परिषद में काम किया, इस बहुत लंबी नियमों की यादी रहती है। फिर वो महाराष्ट्र में आकर, महाराष्ट्र में उनका कानून बन रहा है, बाकायदा कानून बन रहा है, हर यूनिवर्सिटी का अलग से कानून। उस कानून में उनको चौकट दी जाती है, इस चौकट के बाहर जाना नहीं। तो उनके पैसे लगाकर वो यदि बनाते, जैसे चौकट क्या लगाते हैं, फीस को मॉनिटर हम करेंगे, आप नहीं तय करेंगे। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक दूसरे से इस प्रकार के शिक्षा में बहुत अग्रणीय है, तो लगभग 70% से ज़्यादा विद्यार्थियों की फुल या हाफ फीस हम लोग भरते हैं। तो वो प्राइवेट वालों में ज़्यादा फी लगाई भी, लगा नहीं सकते, उसके लिए एक अलग से रिटायर्ड जज की कमेटी होती है, लगाई भी तो गवर्नमेंट कॉम्पेंसेट करती है। करोड़ जनता को लॉकडाउन के लिए तैयार किया, इट वॉज नॉट सो पॉसिबल टास्क, उन्होंने तैयार किया, सबको यह कन्विंस किया कि अपने को ये करना पड़ेगा। कोई ने विरोध नहीं किया, कोई ने धरने नहीं किए, कोई ने प्रदर्शन नहीं किया। लोगों ने मोदी जी का सुना। ये मोदी जी की विशेषता है कि मोदी जी ने अपने बारे में लोगों के मन में विश्वास निर्माण किया कि भाई ये बोलते हैं तो करना है। उसमें पक्ष विपक्ष सारे बाजू में रह गए, सारों ने माना, सारों ने लॉकडाउन किया, हम बच गए। इतने बड़े देश में यदि कोविड की सूचनाओं का अमल हम नहीं करते तो देश की क्या स्थिति होती है हम जानते हैं। ऐसे ही एक बड़ा विषय बोलकर मैं फिर जो नॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आपके माध्यम से लोगों को चाहिए वो बताता हूँ, वह है इस देश के सर्वसामान्य व्यक्ति को डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने हैबिचुअल किया। पॉसिबल ही नहीं था। आज किसी छोटे गांव में फ्रूट बेचने वाले, फल बेचने वाली महिला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करने लगी। उसको ध्यान में आता है कि वो बताती है कि भाई क्यों पैसा किसी में लेकर घूमते हो,
इसके लिए आवश्यक थे हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट, वो नहीं थे। ये ध्यान में आया जब नए 48 करोड़, अब मैं फिगर शुरू करता हूँ, 48 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुल गए, उनके बैंक में अकाउंट नहीं थे। जब बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो बैंक में सब्सिडी ट्रांसफर कैसे करेंगे? घिसी पिटी शिक्षा पद्धति सालों से चली, स्वतंत्रता के बाद भी चली, जिसमें आर्ट्स साइंस कॉमर्स, अरे कोई नया कुछ है कि नहीं? परिणाम स्वरूप आर्ट्स साइंस कॉमर्स यही एक ऑप्शन था, तो लोग वो लेते रहे, ग्रेजुएट बनते रहे, उतनी नौकरियां नहीं रही, बेरोजगार बनते रहे। मोदी जी ने दो प्रमुख रूप से प्राधान्य से कहा, दो बातें। पहले तो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट पर बल दो, ताकि अपने बच्चों को आर्ट साइंस कॉमर्स एक नॉलेज के लिए है, नौकरी करना है, व्यवसाय करना है, तो स्किल डेवलपमेंट इज बेस्ट। और सबसे महत्व की बात उन्होंने कही कि इस शिक्षा में हमारी मूल संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे वंशज, इनको बताने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो स्कूली एजुकेशन में अब पहली के पहले 3 साल आएंगे, जिस 3 साल में जो आयु ऐसा है कि जिस आयु में कुछ बताया गया तो जिंदगी भर के लिए ध्यान में रहता है। उस 3 साल में ऐसे बेसिक चीज़ें अपने देश के बारे में, जैसे मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में क्या एक पन्ने का जानकारी रहती है। अब अपनी नई शिक्षा पद्धति में छत्रपति शिवाजी महाराज जी पर 100 मार्क्स का एक अलग पेपर रहेगा, तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि 100 मार्क्स में से अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है। में ये सरकार रिपीट भी हुई और सिटी भी बढ़ी, ये बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरी मोदी जी की विशेषता यह रही 9 साल में, उन्होंने हर सामान्य व्यक्ति को, झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाला, आदिवासी इलाके में रहने वाला हर सामान्य व्यक्ति को देश के बड़े विषयों में पार्टिसिपेट किया। स्वच्छता ये इसका बड़ा उदाहरण है। बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं कि ये करो वो करो, फिर वो नारों तक ही विषय रहता है, फिर लोक प्रतिनिधियों के तक विषय रहता है। मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का अभियान बनाया। इस देश में 2014 तक स्वच्छता ये किसी के प्रायोरिटी का विषय नहीं था। 14 के बाद हमारा ऑफिस स्वच्छ रहना चाहिए, हमारा घर स्वच्छ रहना चाहिए, हमारी कॉलोनी स्वच्छ रहनी चाहिए। फिर अलग अलग कंपटीशन लगना शुरू हुई कि अच्छी स्वच्छ कॉलोनी को अच्छा प्राइज मिले। करते 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 जिस विषय के लिए दुनिया के लोग हंसते हो गए, स्वच्छता के लिए अभियान करना पड़ता है, लेकिन वो आवश्यकता थी, तो उन्होंने पीपल्स मूवमेंट बनाई। तो ये और एक विशेषता मोदी जी के है 9 साल के कामों में, कि उन्होंने सर्वसामान्य व्यक्ति को, देश के, कोविड उसका बड़ा उदाहरण है। कोविड में उन्होंने देश की 137 करोड़, अभी फिगर और आनी है जो 141 करोड़ से आगे हुई, 2014 में पंतप्रधान होने के बाद 9 साल के उपलब्धि में यह उपलब्धि है कि उन्होंने सर्वसामान्य व्यक्ति के मन में लोकशाही के बारे में आस्था निर्माण की, लोक प्रतिनिधि के बारे में विश्वास निर्माण किया कि लोक प्रतिनिधि यानी भ्रष्टाचारी, वो पैसा ही खाएगा। वो स्वयं इस देश के पंतप्रधान भी मान रहे थे कि जब हम 1 रुपया नीचे छोड़ते हैं तो 84 पैसा के बीच में गायब होता है। तो ऐसी स्थिति में लोगों की मन की निराशा निकालने में मोदी जी यशस्वी हुए। ये बहुत लोकशाही समृद्ध करने के लिए बड़ी बात है। 14 में जब मोदी जी का नाम पंतप्रधान के रूप में सामने आया, भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया कि हम मोदी जी को पंतप्रधान बनाने जा रहे हैं, तो लोगों में एक उत्साह आया, क्योंकि 15 साल के गुजरात के कामों की एक बैकग्राउंड उनके साथ में थी और लोगों को लगा था अच्छा ये व्यक्ति पंतप्रधान बनेगा तो देश का कुछ भविष्य अच्छा है। लोगों ने बहुत अच्छे वोट्स दिए और हम जानते हैं कि 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद देश में सत्ता आती है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो भारतीय जनता पार्टी को 282 मिली। मैं पहले ही बताया हूँ कि आंकड़े न बताते हुए मैं इस प्रकार के पार्श्वभूमि बताने में ज़्यादा समय देने वाला हूँ। उसमें 89 से लेकर इस देश में कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बनी। अपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से लेकर सारे महापुरुषों को बचपन में ही सिखाना
हमारे पूर्वज कौन है बताना, आक्रामक कौन है बताना, जो एक दूसरे से मिक्सचर हुआ है कि पूर्वज कौन और आक्रामक कौन, इस सारे विषयों को शिक्षा पद्धति से सिखाने का फर्स्ट वोकेशनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। क्योंकि पूरे दुनिया में अब लगभग हर कॉरपोरेट ऐसा है, लगभग हर कॉरपोरेट ऐसा, मैं दावे से कहता हूँ कि जिसका सीईओ ये भारतीय है या वहाँ जन्मा हुआ मूल भारतीय है, लगभग हर कॉरपोरेट का सीईओ। अब वो चाहते हैं कि भारत में तरुणाई ज़्यादा है, ग्रास्पिंग इनका अच्छा है, ये बहुत प्रामाणिक होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, होमसिक ज़्यादा होते नहीं है, तो ये हमको हमारे कंपनी में एम्प्लॉय चाहिए। तो कहाँ से देंगे, आपके पास स्किल ही नहीं है। तो पूरे देश में मोदी जी ने ये आग्रह किया और जगह जगह स्किल यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र में हमारे 3 स्किल यूनिवर्सिटी डेवलप हुई और हर नॉर्मल यूनिवर्सिटी को भी कंपेल किया गया कि आपकी डिग्री 3 साल के बजाय 4 साल की होनी चाहिए। और उस 4 साल में इस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट है, योगा है, मेडिटेशन है, म्यूजिक है, उसकी भी पढ़ाई आपने देनी है। 4 साल की डिग्री मुझे नहीं करनी है तो बीच में मैं छोड़ सकता हूँ, जितना किया है उसके क्रेडिट आपके डिजिटल बैंक में जमा होंगे। 10 साल के बाद फिर लगा के पढ़ना है तो ये डिजिटल बैंक में जमा हुए क्रेडिट आप यूज कर पाएंगे। दुनिया की नहीं बनी, नरसिंह राव की भी नहीं बनी, मनमोहन सिंह जी भी नहीं बनी, सबको किसी ना किसी को साथ में लेकर ही सरकार बनानी पड़ी। द फर्स्ट गवर्नमेंट आफ्टर 2014 गवर्नमेंट कि जिसमें मोदी जी को 272 की जगह 282 मिले। एनडीए अलग, एनडीए जोड़कर तो वो संख्या 300 सवा 300 होती थी। फिर और एक बात इंडियन डेमोक्रेसी में है कि 5 साल में आप कितना भी अच्छा सरकार चलाओ, 5 साल के बाद लोगों के मन में कुछ ना कुछ कंप्लेंट निर्माण होती है कि आपने भाई ये नहीं किया, हाँ ये किया अच्छा है लेकिन ये नहीं किया, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये एंटी इनकम्पेंसी के कारण फिर गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं होती या सीटें कम होती है। लेकिन 5 साल में मोदी जी ने लोगों के मन में अपने कामों के कारण विश्वास ऐसा निर्माण किया, जिस विश्वास के कारण सरकार भी रिपीट हुई और सीटें भी बढ़ी, 282 की 303 बनी। तो मुझे लगता है कि योजना बताना, आंकड़े बताना ये आवश्यक है ही नहीं, जो एक आखिरी में 2-3 सेंटेंस में बताता हूँ। लेकिन विश्वास निचले आदमी तक ये निर्माण हुआ कि ये आदमी अब देश का परिवर्तन करेगा, हमारे जीवन में सुख लाएगा, सुरक्षा लाएगा सबसे महत्व की बात, और अपने देश को दुनिया में बड़े ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा। ये विश्वास के कारण ही गवर्नमेंट रिपीट भी हुई अगेन फ्रॉम 1989 फॉर द फर्स्ट टाइम 2014 अपने बलबूते पर बने, किसी को साथ में लेना नहीं पड़ा, जो आए वो एनडीए में थे। આજની આ પત્રકાર પરિષદમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વના માર્ગદર્શન પ્રમાણે માનનીય ચંદ્રકાંત પાટીલજી મહારાષ્ટ્ર સરકારના હાલના કેબિનેટ મંત્રી છે, હાયર એજ્યુકેશન, ટેક્સટાઇલ, સંસદીય બાબતોએ સંભાળે છે। પૂર્વમાં મહારાષ્ટ્રમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ તરીકેનું દાયિત્વ તેમણે સંભાળેલું છે અને 13 વર્ષ અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદમાં વડોદરા, મહારાષ્ટ્ર, વિદર્ભ અને ગોવા એના પ્રચારક તરીકે તેમણે કામગીરી કરેલી છે। અત્યારે પૂનાથી વિધાયક તરીકેની, મંત્રી તરીકેની જવાબદારીમાં છે, વડોદરાના આંગણે ઉતાર્યા છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે 26મી મે 2014ના રોજ માનનીય પ્રધાનમંત્રી તરીકે નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ પદભાર સંભાળ્યો અને 26મી મે 2023ના રોજ એને 9 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે। 10મા વર્ષમાં આપણે મંગળ પ્રવેશ કર્યો છે। 9 વર્ષના સમયગાળામાં माननीय मोदी साहेबना नेतृत्वમાં भारतीय जनता पार्टीनी सरकारे 9 साल बेमिसाल, 9 भारतना 9 वर्ष આવી ટેગલાઇન સાથે આપણે અલગ અલગ પ્રકારના કાર્યક્રમોની શરૂઆત કરી છે। આ પહેલા પણ એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં માનનીય સાંસદશ્રી અને માનનીય મેયરશ્રી દ્વારા 30મી થી 30 જૂનના કાર્યક્રમો વિશે વાત કરવામાં આવી।
ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે જ્યારે અમને કામગીરી શરૂ કરી ત્યારથી લઈને 2023 સુધી કોઈ એક પણ વખત સમગ્ર મંત્રીમંડળ પર ભ્રષ્ટાચારનો એક પણ આરોપ ન આવ્યો હોય એવી આ એકમાત્ર સરકાર છે. આ સરકાર કે જેણે સમાજના દરેકે દરેક વર્ગને પોતાની સાથે જોડવા માટે અલગ અલગ પ્રકારની યોજનાઓના માધ્યમથી પ્રયત્ન કર્યો છે. આ સરકાર કે જેણે વચેટિયાઓના રાજને સદંતર ખતમ કરી નાખ્યો છે. આ સરકાર કે જેણે બેનિફિશિયરીને સીધો જ લાભ એના એકાઉન્ટમાં મળે એવો પ્રયત્ન કર્યો છે. આ સરકાર કે જેને કારણે આજે ભારતીય નાગરિક એના પાસપોર્ટનું મહત્વ વધ્યું છે. આ સરકાર કે જેણે ખરાબમાં ખરાબ સમય વિશ્વમાં ચાલતો એવા કોરોનાના સમયગાળામાં પણ દેશવાસીઓને મફત વેક્સિનેશન આપવાનો કાર્યક્રમ કર્યો છે. અને આ સરકાર કે જેણે સંરક્ષણના ક્ષેત્રમાં બહુ જ મોટી હરણફાળ કરી છે. ત્યારે 9 વર્ષની આપણી કેન્દ્રની સરકારના સંદર્ભમાં વિચારો મૂકવા માટે આજે મહારાષ્ટ્રથી ખાસ પાટીલ સાહેબ પધાર્યા છે. ત્યારે ગુજરાત રાજ્યનું સાંસ્કૃતિક પાટનગર છે. મહારાષ્ટ્રના પુના અને ગુજરાતના વડોદરા વચ્ચેની જો કોઈ સામ્યતા હોય તો પુનામાં જેટલી સંખ્યામાં ગુજરાતીઓ રહે છે પર્સન્ટેજમાં, એટલી સંખ્યામાં વડોદરામાં મરાઠી લોકો વસવાટ કરે છે. એવા શહેરમાં આપનું સાહેબ સ્વાગત છે. અને હું અમારા માનનીય સાંસદ શ્રીમતી રંજનબેન ભટ્ટને વિનંતી કરું છું કે 9 વર્ષની ઉપલબ્ધિના સંદર્ભમાં પ્રેસ અને મીડિયામાંથી જે મિત્રો આવ્યા છે એમને માર્ગદર્શન આપે. માનનીય શ્રીમતી રંજનબેન ભટ્ટ. મિત્રો, યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દ્વારા સુશાસનના 9 વર્ષ પૂર્ણ થયા. આપણે 1લી તારીખે મળ્યા હતા અને આપ સૌએ પ્રધાનમંત્રીશ્રીના સુશાસનના 9 વર્ષની જે કઈ ઉપલબ્ધિઓ છે આપના દ્વારા અહીંયાથી મૂકવામાં આવી અને આપે પ્રજાજનો વચ્ચે પણ એ મૂકી. આખા 1 મહિનાનો પ્રવાસ ચાલી ગયો છે અને સરકારની ઉપલબ્ધિઓ જુદા જુદા તબક્કામાં લાભાર્થીઓને મળવાનું, શ્રેષ્ઠીઓને મળવાનું આ કાર્યક્રમના ભાગ હેઠળ રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વએ નક્કી કર્યું કે 2 એવા બીજા રાજ્યોમાંથી પણ મંત્રીગણ હોય, કેન્દ્રના મંત્રી હોય અને તેઓ એક લોકસભા એમને સોંપવામાં આવે અને તેઓ પોતે પણ પ્રવાસ કરે. અને એના ભાગ સ્વરૂપે આજે મહારાષ્ટ્રના કેબિનેટ મંત્રી ચંદ્રકાંત પાટીલજી આજે સવારથી આપણી વચ્ચે છે. અલગ અલગ કાર્યક્રમો દ્વારા લોકોને મળવાનું પણ થયું, મંદિરમાં દર્શન કર્યા અને આજે આપની વચ્ચે પણ અહીંયા ઉપસ્થિત રહીને માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ કરેલા અનેક 9 વર્ષના વિકાસના કાર્યોની આપની વચ્ચે વાત પણ કરવા